सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 13 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, हाल ही में किसने विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 को जीता है? तो आंसर होगा शकुंतला थिल्स्टेड ने। तो भारतीय मूल की वैश्विक पोषण विशेषज्ञ हैं ये डॉक्टर शकुंतला हरसिंह थिल्स्टेड और इन्होंने ये प्रतिष्ठित 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है। तो उन्हें दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए पोषण, स्वास्थ्य और आजीविका में सुधार करने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये जो विश्व खाद्य पुरस्कार है इसे नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा 1986 में स्थापित किया गया था। और देखो यहां से आप लिंक कर पा रहे होंगे, एक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, रोम इटली में। 2020 का नोबेल पीस प्राइज जीता था उसने। चलो एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, आप बताओ विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? और अगर डेली आप लोग हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो देखते होंगे जहां पे डेली में आपको 10 इंपॉर्टेंट डेज का रिवीजन करवाता हूं, तो आप इसका आंसर दे पाओगे फटाफट। तो आंसर होगा 16 अक्टूबर को। लेकिन याद रखना ये तो हो गया वर्ल्ड फूड डे। अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब होता है तो क्या आंसर करोगे? 7 जून आंसर करना। बाकी देखो सुष्मिता लेंका पेंगोलिन के संरक्षण के लिए एशिया पर्यावरण प्रवर्तन एशिया एनवायरमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड मिला था इनको। गीतांजलि राव टाइम्स किड ऑफ द ईयर चुनी गई थी ये। और डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन, कल ही पढ़ा था इनके बारे में, अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी ये। तो इस प्रश्न से शकुंतला का नाम याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस बैंक ने आई चूज माई नंबर सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। तो जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भारत में अपने सभी ग्राहकों के लिए आई चूज माई नंबर सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। क्या होगा इसमें? मतलब आपका जो भी अकाउंट होगा, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो गया चाहे वो करंट अकाउंट हो गया, तो आपके जो अकाउंट नंबर होते हैं उसके जो लास्ट 10 नंबर होंगे ना, उसे आप अपने हिसाब से अपना पसंदीदा अपना लकी नंबर वहां पे आप चुन पाओगे या आपको सुविधा दी जाएगी। कौन देगा? जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसकी स्थापना होती है 2006 में। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको बेंगलुरु में। इसके एमडी सीईओ अजय कंवल हैं और इसकी टैगलाइन होती है पैसे की कदर। याद होगा आपको अभी आईसीआईसीआई बैंक डिजिटल प्लेटफॉर्म मर्चेंट स्टैक को लॉन्च किया था इसने। एचडीएफसी बैंक भी न्यूज में था क्योंकि स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम को इसने शुरू किया था। तो इस प्रश्न से जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा फिर बताइए अभी हाल ही में स्पेस एक्स ने डॉग 1 मिशन लॉन्च करने के लिए किस क्रिप्टो करेंसी को पेमेंट के तौर पर स्वीकार करने की घोषणा की? तो आंसर होगा डॉग कॉइन। अब इस प्रश्न को बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं, ध्यान से सुनते जाना। पहले तो ये याद रखो, ये जो डॉग 1 मिशन है ये क्या है? ये चंद्र मिशन है। इसे किसके द्वारा भेजा जाएगा? स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा, जो कि एलन मस्क की कंपनी है। और कब भेजा जाएगा? 2022 में। कौन सा रॉकेट लेकर के जाएगा? तो जो स्पेस एक्स का रॉकेट है फाल्कन 9 रॉकेट। और इसमें जो पेमेंट किया जाएगा उसमें डॉग कॉइन का उपयोग होगा, जो कि एक क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी मतलब एक डिजिटल करेंसी है। और ये प्रश्न इसलिए ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी स्पेस मिशन में पहली बार किसी क्रिप्टो करेंसी का उपयोग किया जाएगा। और इस क्रिप्टो करेंसी का भुगतान करेगी कौन? कनाडा की एक कंपनी है जियोमेट्रिक एनर्जी कॉर्पोरेशन। अच्छा क्रिप्टो करेंसी से कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं। देखो दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी का नाम क्या है? आप सब जानते हो, काफी फेमस है, बिटकॉइन, सबने नाम सुना होगा। और इसका निर्माण किया था सातोशी नागामोतो ने, जो कि जापान के हैं। उसके अलावा फेसबुक की डिजिटल करेंसी न्यूज में रही थी। पहले उसका नाम लिब्रा रखा था, बाद में उसे चेंज क्या कर दिया? डायम कर दिया। अच्छा चलो बताओ, यूके के द्वारा खोजी जा रही नई डिजिटल करेंसी का नाम क्या है? तो पढ़ा था हम लोगों ने, ब्रिटकॉइन नाम है। और अभी किस देश ने क्रिप्टो करेंसी पे प्रतिबंध लगा दिया? तो टर्की ने लगा दिया। बाकी देखो स्पेस एक्स ये यूएसए की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है जिसके संस्थापक कौन है? एलन मस्क हैं। और अभी आपको याद होगा स्पेस एक्स ने सबसे ज्यादा यानी कि 143 सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में ले जाकर के एक रिकॉर्ड बनाया था। और इसने इसरो के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जो कि एक साथ 104 सैटेलाइट को लेकर के गया था।
अच्छा, स्पेस एक्स ने अंतरिक्ष के लिए अपना पहला नागरिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की थी। उस मिशन का नाम बता सकते हो? इंस्पिरेशन 4। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, फिर बताइए, अटलांटिक को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत का नाम क्या है? तो आंसर होगा मेफ्लावर 400। तो दुनिया का पहला मानव रहित पोत है ये, जिसका नाम है मेफ्लावर 400, और इसे अटलांटिक के पार नेविगेट करने के लिए बनाया गया है। किसने बनाया? तो आईबीएम के सहयोग से समुद्री अनुसंधान संगठन प्रोमेयर के द्वारा इसे बनाया गया है। और इसे बनाने का उद्देश्य क्या है, मतलब क्यों बनाया गया? तो इसे समुद्री जीवों का पता लगाने के लिए, समुद्री प्रदूषण का अध्ययन करने के लिए और पानी में प्लास्टिक का विश्लेषण करने के लिए बनाया गया है। अच्छा, आईबीएम का हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। आईबीएम मतलब होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। स्थापना 1972 में हुई थी। इसके सीईओ अरविंद कृष्ण है और बिग ब्लू के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, मैंने बताया है आपको, पूछा गया था एग्जाम में, बिग ब्लू के नाम से किससे जाना जाता है? ऑप्शन में आईबीएम था, आईबीएम इसका आंसर होगा। और अभी आईबीएम से रिलेटेड एक प्रश्न हमने पढ़ा था करंट अफेयर्स में ही, कि इसने 2 नैनोमीटर चिप बनाई है, जो कि सबसे छोटी और सबसे शक्तिशाली माइक्रो चिप है। तो ये याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में आरबीआई ने दूसरे विनियमन समीक्षा प्राधिकरण की सहायता के लिए किसकी अध्यक्षता में सलाहकार समूह का गठन किया? तो आंसर होगा एस जानकी रमन। विनियमन समीक्षा प्राधिकरण, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी। अच्छा, इसका गठन क्यों हुआ था? तो विनियामक संस्थाओं के बोझ को कम करने के लिए। और ये तो दूसरी वाली है। पहली का गठन कब हुआ था? 1999 में। और दूसरी का गठन अब हुआ है 1 मई 2021 को, 1 साल के लिए। और इसको सलाह देने के लिए एक समिति बनाई गई है, जानकी रमन समिति, एस जानकी रमन की अध्यक्षता में। और ये जानकी रमन कौन है? एसबीआई के प्रबंध निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि जानकी रमन का संबंध किससे है, तो आंसर क्या करोगे? रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी से। बाकी सुदर्शन सेन, आपको याद होगा अभी सुदर्शन समिति का गठन किया गया था इनकी अध्यक्षता में, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को रिव्यू करने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए। अब देखो यहाँ पे बात आरबीआई की है। तो आरबीआई की स्थापना आप जानते हो 1 अप्रैल 1935, मुंबई में हेडक्वार्टर है। गवर्नर शक्तिकांत दास है 25वें नंबर के। गवर्नर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको हमेशा बताता हूं, जैसे पहले ब्रिटिश गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ, पहले इंडियन गवर्नर सीडी देशमुख, और 2 गवर्नर और याद रखो। एक तो पूर्व गवर्नर थे उर्जित पटेल, जिन्होंने बुक लिखी है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, और एक पूर्व डेप्यूटी गवर्नर हैं विरल आचार्य। उन्होंने कौन सी बुक लिखी है? क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। यहाँ पे 4 डेप्यूटी गवर्नर आपको मिलेंगे, जिसमें से एक हैं बीपी कानूनगो, वो अभी रिटायर्ड हो गए और उनकी जगह एक नए आ गए। उनका नाम क्या है? टी रविशंकर। और बाकी के 3 कौन है? एम राजेश्वर राव, एम के जैन और माइकल देवव्रत पात्रा। और आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे एम नरसिम्हन, उनका भी निधन हो गया अभी। और यहाँ के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर थे केसी चक्रवर्ती, उनका भी निधन हो गया। तो ये याद रखना। बढ़ते हैं आगे। बताइए, अभी हाल ही में किसे भारतीय चैंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा इरडा, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, जिसको इस साल रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि अक्षय ऊर्जा के लिए फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन में अग्रणी सार्वजनिक संस्थान होने के लिए ग्रीन एनर्जी अवार्ड से सम्मानित किया है। और ये अवार्ड किसने दिया? तो इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स ने। याद रखना, ये इरेडा है, जिसकी फुल फॉर्म हमने बताई इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। और ये इरेडा क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के सीईओ कौन बन गए? तो आंसर होगा पद्म कुमार नायर। तो अभी पद्म कुमार नायर को नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। बाकी उज्ज्वला सिंघानिया हमने पढ़ा था, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के 38वें राष्ट्रीय अध्यक्ष 2021-22 के रूप में इनको नियुक्त किया गया। आर एम सुंदरम भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान, जो कि मिलेगा आपको हैदराबाद में, उसके ये डायरेक्टर बने। और प्रफुल्ल चंद्र पंत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के कार्यकारी अध्यक्ष बने ये। तो इस प्रश्न से पद्म कुमार नायर का नाम याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में
बीजे वॉटलिंग ने संन्यास की घोषणा कर दी है। ये किस देश के प्लेयर हैं? तो न्यूजीलैंड के ये प्लेयर हैं बीजे वॉटलिंग। ये न्यूजीलैंड के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं और उन्होंने अभी क्या कहा कि वो आगामी इंग्लैंड दौरे पर भारत के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल सहित 3 टेस्ट मैचों के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे। बीजे वॉटलिंग इनका नाम है। अच्छा, न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या होती है? वेलिंगटन होती है। करेंसी होती है न्यूजीलैंड डॉलर और प्रधानमंत्री जैकिंडा अर्डर्न है वहां। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किस बैंक ने कॉमन सर्विस सेंटर डिजिटल सेवा पोर्टल पर चैटबॉट ईवा इसको लॉन्च किया है? तो आंसर होगा HDFC बैंक ने। और अब ये चैटबॉट काम क्या करेगा? तो ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं को प्रदान करेगा और ग्रामीण स्तर पर उद्यम को बढ़ावा देने के लिए इसे लॉन्च किया है। किसने? HDFC बैंक ने। इसका नाम है चैटबॉट ईवा। देखो, अभी आपको याद होगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से इसने इम्यून इंडिया डिपॉजिट स्कीम को शुरू किया था। RBL बैंक इसने पे बाय बैंक एप्लीकेशन के लिए मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया। और शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक से क्या याद है आपको? ये पहला कोऑपरेटिव बैंक बना है जिसे RBI ने स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में काम करने की अनुमति दी थी। अब यहाँ पे बात हो रही है HDFC की। देखो, HDFC बैंक की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर अभी नए बने, उनका नाम है शशिधर जगदीशन। इसकी टैगलाइन होती है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। HDFC बैंक ने अभी स्मार्ट अप उन्नति नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया था और एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स में इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर SME स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस इसको चुना गया था HDFC बैंक को। और HDFC बैंक ने ही स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन 3.0 को भी लॉन्च किया था। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में ई संजीवनी OPD को किसने विकसित किया है? तो आंसर होगा CDAC ने। CDAC मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर। अच्छा, ये है क्या ई संजीवनी OPD? तो ये एक तरह का टेलीमेडिसिन सर्विस है। टेलीमेडिसिन के बारे में पढ़ा था ना हम लोगों ने कि फोन पर दूर से ही चिकित्सक सेवाएं देने को ही कहा जाता है टेलीमेडिसिन। कब पढ़ा था हमने इसके बारे में? आपको याद होगा, हरियाणा सरकार ने कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा को शुरू किया था, तब हमने इसके बारे में पढ़ा था। अच्छा, तो इसमें होगा क्या? तो इसमें सेना के पूर्व जो डॉक्टर हैं वो कोविड-19 के मरीजों को ऑनलाइन परामर्श देंगे इस टेलीमेडिसिन के द्वारा, और इसे बनाया है CDAC ने। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है, दूर दराज के क्षेत्रों तक मेडिकल सुविधा को पहुंचाना। देखो, CDAC की बात करेंगे, स्थापना इसकी 1988 में होती है। फुल फॉर्म मैंने आपको बताई, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटर। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको पुणे महाराष्ट्र में। और आपको बता दूं कि भारत का जो परम सुपर कंप्यूटर है वो इसी ने बनाया था। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 2022 में भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? तो आंसर होगा 10.1%। तो अभी यूनाइटेड नेशन के अनुसार कैलेंडर ईयर 2022 में भारत की GDP ग्रोथ रेट 10.1% रह सकती है, ऐसा अनुमान लगाया है। जबकि 2021 में इसने कहा कि 7.5 रह सकती है। अच्छा, ये तो यूनाइटेड नेशन की बात हो गई। अभी नोमुरा ने क्या कहा? वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP ग्रोथ रेट 10.8 रह सकती है। और मूडीज ने क्या कहा? वित्त वर्ष 2021-22 में ही भारत की GDP ग्रोथ रेट कितनी रह सकती है? 9.3% रह सकती है, ऐसा कहा है मूडीज ने। अच्छा बताओ, यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए हम हर साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाते हैं। वैसे 24 अक्टूबर को आपको बता दूं नेशनल फूड डे भी मनाया जाता है और 24 अक्टूबर को ही वर्ल्ड पोलियो डे भी मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में। इसके सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस हैं। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 11 मई को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। और गाइस देखिए, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में, अपने यारों के साथ में इसको शेयर करना मत भूलना।